Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. ओके, फर्स्ट टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंप्लीट. नाउ सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम. उसको चेक करते हैं. रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ओके, इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अभी हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. रोटेशन के लिए ऑब्वियसली नेट टॉर्क जीरो होगा. सो द प्रॉपर definition for rotational equilibrium should be a rigid body is said to be in rotational equilibrium if the body does not rotate or rotates with constant angular velocity. Full stop. For this, the net external torque on the body has to be zero. Must be zero. So condition for rotational equilibrium is net torque has to be zero, hence net angular acceleration also has to be zero because tau equals to I alpha, I is constant. Okay, now ये कंडीशन होगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की. और रोटेशनल इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ. सपोज देयर इज़ अ रॉड, और रॉड को हमने यहाँ पे इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट से इसे फिक्स कर रखा है, और यहाँ पे ये बैलेंस आउट हो रही है रॉड. ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B. A पॉइंट पर नेट फोर्स है डाउनवर्ड F1, B पॉइंट पर फोर्स है F2 सपोज, एंड दिस डिस्टेंस इज़ L1 एंड दिस डिस्टेंस इज़ L2. तो अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, फॉर दैट नेट टॉर्क हैज़ टू बी ज़ीरो, तो दोनों फोर्स जितने भी फोर्सेज हैं सबका टॉर्क निकालेंगे. यहाँ पे दो फोर्सेज हैं हमारे पास, दोनों का टॉर्क निकालते हैं. टॉर्क का फॉर्मूला होता है R परपेंडिकुलर क्रॉस F. तो फॉर F1 टॉर्क टाउ वन विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है फिक्स पॉइंट से. फिक्स पॉइंट O है, तो F1 के लिए F1 वाली लाइन ऑफ एक्शन इज़ दिस. ये लाइन ऑफ एक्शन है. यहाँ से परपेंडिकुलर टू द फोर्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ये आएगी L1. सो डिस्टेंस हो गई L1 और फोर्स है F1. इक्वेशन नंबर 1. इसका सर्कल बनेगा. सर्कल इसकी डायरेक्शन चेक करने के लिए देखो क्या करेंगे. जो डायरेक्शन हमारे पास फोर्स की, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसको फिक्स्ड पॉइंट की तरफ रोटेट करेंगे. फिक्स पॉइंट राइट की तरफ है तो राइट की तरफ रोटेट किया. राइट की तरफ रोटेट करने पर इसका सर्कल कैसा बन रहा है वो चेक करेंगे. ये सर्कल बन रहा है इस डायरेक्शन में. सो दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज सर्कल. एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को अपने को पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है. वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, उससे भी कोई चेंज नहीं आएगा आंसर पे, आंसर सेम आएगा. सो दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव. नाउ फॉर F2 ये आएगा टाउ टू. डिस्टेंस आएगी इसके लिए परपेंडिकुलर L2, फोर्स इज़ F2, एंड इसका रोटेशन होगा इस तरफ. सर्कल बनेगा ऐसे एंड इट इज़ क्लॉकवाइज, सो इट विल बी नेगेटिव. सो ये नेगेटिव आएगा. इक्वेशन नंबर 2. नाउ नेट टॉर्क हैज़ टू बी ज़ीरो. टाउ 1 प्लस टाउ 2 इज़ ज़ीरो. सो L1 क्रॉस F1 माइनस L2 क्रॉस F2 इज़ ज़ीरो. सो यहाँ से ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम. बॉडी पार्शियल इक्विलिब्रियम में भी हो सकती है. इसका मीनिंग है कि हो सकता है कि बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ना हो, या वाइस वर्सा, कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ना हो. और अगर सिंपल इक्विलिब्रियम बोला जाता है तो हम अज्यूम करेंगे कि उसमें दोनों इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है. अभी जो हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, इसी से एक कंडीशन आती है, एक कंसेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का. वो चेक करते हैं.
इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। सेम चीज़ है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस इसको एक अलग नाम दे दिया है, इसकी एप्लीकेशंस होती हैं कुछ, उसके लिए अलग कर दिया है इसको टॉपिक को। सो द स्टेटमेंट ऑफ दिस फिनोमेना इज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, a body will be in rotational equilibrium if algebraic sum of the moments of all forces which is basically torque acting on the body is zero about a fixed point. ओके तो बिल्कुल सेम है, ऊपर जो हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम किया है वही टॉपिक है बिल्कुल ये। अब इसको अलग तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें भी सेम डायग्राम वही, एक रॉड है अपने पास और ये एक पॉइंट से फिक्स किया है इसको हम फलक्रम बोलते हैं। जिस पॉइंट से फिक्स किया यहाँ पर फोर्सेस होंगे, एक तो एक रिएक्शन फोर्स लगना चाहिए इसका, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगेगा आर। पिछले वाले केस में हमने रिएक्शन फोर्स नहीं लिया था, वहाँ पे भी रिएक्शन फोर्स ले सकते हैं। एंड सपोज़ हमें यहाँ पे एक लोड उठाना है, वो लोड लगा है इस साइड, यहाँ पे लोड रखा हुआ है, दिस इज़ द लोड। सो दिस, ये इस आर्म को बोलेंगे हम, ये सपोज़ पॉइंट है ओ, ये सपोज़ पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए। तो दिस आर्म इज़ लोड आर्म, और इस लोड को उठाने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा ए पॉइंट पर। दैट फोर्स इज सपोज एफ, तो एफ को बोलेंगे यहाँ पे एफर्ट, एंड दिस आर्म विल बी एफर्ट आर्म। ये बेसिकली लीवर है, एक फोर्स स्मॉल फोर्स लगा के हम एक हैवी लोड को उठा रहे हैं यहाँ पे। ये एप्लीकेशन है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, लीवर है बेसिकली। सो ये लोड जो है वो इसका जो वेट होगा वो यहाँ पे नीचे की तरफ डाउनवर्ड काम कर रहा होगा। अब इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, और उससे पहले अगर ये सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है तो हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी ले सकते हैं। सो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, नेट फोर्स इज ज़ीरो। तो सपोज़ अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव ले लेते हैं। तो अपवर्ड फोर्स है हमारे पास आर और डाउनवर्ड फोर्स है एफ एंड डब्ल्यू। सो आर इक्वल्स टू एफ प्लस डब्ल्यू। ये हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए पहले एफर्ट का टॉर्क निकालेंगे या मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ एफर्ट फोर्स, ये आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है सपोज d1 या l1, ये है d2। तो f के लिए डिस्टेंस आएगी d1 और फोर्स है f, एफर्ट फोर्स। इक्वेशन नंबर 1, और इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पे फलक्रम के अबाउट इसे रोटेट करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव हो गया। नाउ फॉर लोड, यानी मोमेंट ऑफ लोड इक्वल्स टू डिस्टेंस, लोड के लिए है d2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड फोर्स इज w। ये इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे सर्कल बनेगा इसका फलक्रम के अबाउट क्लॉकवाइज विच विल बी नेगेटिव। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन। नाउ नेट टॉर्क या नेट मोमेंट ऑफ फोर्स हैज टू बी ज़ीरो for equilibrium. So tau effort plus tau load
is 0. So d1 into F effort minus d2 into W equals to 0. यहाँ से आ जाएगा फॉर्मूला अपने पास F effort into d1 equals to W into d2. So F effort divided by W equals to d2 upon d1 और W upon F effort equals to d1 upon d2. d1 upon d2. ये पर्टिकुलर रेशियो जो आया है अपने पास इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल एडवांटेज. सो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है d1 अपॉन d2 और d1 अपॉन d2 हमारे पास यहाँ से क्या था, d1 था लोड, d2 लोड आर्म हाँ d1 एफर्ट आर्म, d2 लोड आर्म. d1 है एफर्ट आर्म. ओके d1 d2 1 d1 ओके w लोड एंड एफर्ट. ओके ठीक है. ओके ये उल्टा हो गया एक्चुअली. लोड शॉर्ट डिस्टेंस पर होता है तो इस साइड लोड आना चाहिए था, इस साइड एफर्ट आना चाहिए था, बट एनीवे उससे कोई मतलब नहीं, वो चेंज कर सकते हैं अपन. यहाँ पर जो रेशियो आया बस हमें वो याद रखना है. रेशियो में इस नाम को चेंज करते हैं, चलो कन्फ्यूजन होगा वरना. this is this is F effort, this is load. So this is load arm, this is effort arm. ओके सो यहाँ पे ये हो गया लोड टॉर्क और ये एफर्ट टॉर्क. ओके so now टाउ एफर्ट आएगा डी माइनस d2 इंटू एफ एफर्ट और टाउ लोड आएगा d1 इंटू एफ लोड इक्वल्स टू 0. सो d1 इंटू एफ लोड इक्वल्स टू d2 इंटू एफ एफर्ट और यहाँ से रेशियो एफ लोड डिवाइड बाय एफ एफर्ट ये आएगा d2 बाय d1 यानी ये हो गया लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म. सॉरी d2 क्या था, d2 एफर्ट आर्म, उल्टा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. load arm. This ratio is known as mechanical advantage. So mechanical advantage का फॉर्मूला हुआ लोड अपॉन एफर्ट या एफर्ट आर्म लेंथ डिवाइडेड बाय लोड आर्म लेंथ. तो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा कब होगा, जब लोड ज़्यादा हो या एफर्ट आर्म ज़्यादा हो.
जितना ज़्यादा एफर्ट आर्म की लेंथ होगी उतना ज़्यादा लोड होगा, और सॉरी उतना ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज होगा, और जितना ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज है हम उतना ज़्यादा वेट उठा सकते हैं विद लेसर फोर्स। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज का कंसेप्ट है, यहाँ पे इस पर क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है, इसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके नेक्स्ट, इसके बाद टॉपिक है नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई भी बॉडी हमें दी है तो उस बॉडी का ग्रेविटी कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, जहाँ जिस पॉइंट पे उसका ग्रेविटी कंसंट्रेटेड है, वेट कंसंट्रेटेड है, कहने का मतलब उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे सेंटर ऑफ मास में मास कंसंट्रेटेड कहाँ पर है वो लिया जाता है, इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट कहाँ पे कंसंट्रेटेड है वो लिया जाता है। तो जिस पॉइंट पर वेट सारा कंसंट्रेटेड होगा उस पॉइंट को फिक्स मान के उसके अबाउट सारे पार्टिकल्स का अगर हम टॉर्क निकालें तो नेट टॉर्क ज़ीरो आना चाहिए। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक डेफिनेशन ये भी हो जाएगी, दिस इज द पॉइंट अबाउट विच द नेट टॉर्क ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज ज़ीरो। तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सो सपोज हमारे पास कोई रैंडम बॉडी है, दिस इज़ सम रैंडम बॉडी, और यहाँ पे हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज ये पॉइंट है, इसको मैं जी बोल देता हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ फॉर दिस पॉइंट जितने भी ये पार्टिकल्स होंगे बॉडी के अंदर, कुछ पार्टिकल्स मैंने एग्जांपल के लिए ले लिए, ये r1 डिस्टेंस पर है, ये r2 डिस्टेंस पर, दिस इज़ फॉर r3 डिस्टेंस, m1 मास, m2 मास, m3 मास। तो ये सारे पार्टिकल्स के लिए नेट टॉर्क जो आएगा वो ज़ीरो आएगा। सो द नेट टॉर्क इज़ ज़ीरो अबाउट दिस पॉइंट। सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो आर की वैल्यू तो आर रहेगी, जो भी पार्टिकल है उसके लिए तो आई लगा देते हैं, और एफ उसका वेट आएगा, वेट का टॉर्क लेंगे निकालना है हमें बेसिकली, तो वेट का फॉर्मूला है एम जी। तो एम की वैल्यू भी डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए डिफरेंट आएगी, तो एम जी इक्वल्स टू ज़ीरो। ना जी कॉन्स्टेंट है तो ज़ीरो में चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिग्मा एम आई आर आई, और आई की वैल्यू 1 से लेके एन जितने भी पार्टिकल्स हैं सब के लिए। So this is the condition for finding center of gravity, और center of gravity की definition is the center of gravity of a body is a point where the weight of the body acts and total gravitational torque on the body about this point is zero. Okay, this is the definition for center of gravity. Okay. अगर और हाँ, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में क्या कंडीशन होती है वो चेक करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली कोइंसाइड करती है सेंटर ऑफ मास से अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटी है हमारे पास। तो अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है तो वो चेंज हो सकता है, वो डिफरेंट पोजीशन पे हो सकता है। तो जनरली आप अर्थ पर किसी बॉडी को काउंट करोगे तो वहाँ पर दोनों की पोजीशन सेम आएगी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। अदरवाइज अगर नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटी में जाते हैं तो वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो जैसे हमने लीनियर मोशन की इक्वेशंस देखी हुई हैं वैसे यहाँ पे रोटेशनल मोशन की इक्वेशन है, और बिल्कुल सेम टाइप का डेरिवेशंस हैं। तो मैं दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे बताऊँगा डेरिवेशन। अगर आपको लीनियर मोशन के डेरिवेशन आते हैं कैलकुलस मेथड के तो ये भी आपको ऑलरेडी आते ही हैं, बस एक बार लिख के देखने हैं। तो मैं दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे शो कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस एट होती है फर्स्ट इक्वेशन। इसका डेरिवेशन है, इसके डेरिवेशन के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। यहाँ से डी वी इक्वल्स टू ए डी टी, ये डिफाइन होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए।
तो ये डिफाइन हो गए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। सो यहाँ से डी वी इक्वल्स टू ए डी टी हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, we will get integration dv equals to integration a dt, and since acceleration is constant वो बाहर आ जाएगी, और लिमिट वेलोसिटी की इनिशियल टू फाइनल टाइम की 0 to t, तो ये हो गया v माइनस यू, और a भी यहाँ से बाहर, अंदर बचा t माइनस 0, सो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली यहाँ पर करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। नाउ लेट्स चेक डेरिवेशन, एल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला लेंगे, यहाँ से डी ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा एल्फा डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एल्फा डी टी, लिमिट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और टाइम 0 to t। एल्फा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये बचा यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और ये एल्फा टी माइनस 0, हैंस ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। ओके, नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन। So the second equation was s equals to ut plus half at square। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डी एस अपॉन डी टी। सो डी एस इक्वल्स टू वी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और v की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से प्लेस कर देते हैं। सो लिमिट 0 to s, यहाँ पे 0 to t, तो ये हो गया s माइनस 0 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u प्लस ए टी डी टी, s इक्वल्स टू u डी टी प्लस ए टी डी टी, लिमिट 0 to t 0 to t। यहाँ पे u कांस्टेंट है, u बाहर आ गया, अंदर बचा डी टी, और यहाँ पे a कांस्टेंट है, अंदर बचा टी डी टी। सो s इक्वल्स टू ये हो गया u टी प्लस, यहाँ से ये सॉल्व करके आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 सेम ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला होना चाहिए थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 एल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए यूज़ करेंगे हम ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। सो डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 0 to थीटा इसकी लिमिट, 0 to t इसकी लिमिट, और यहाँ से थीटा की वैल्यू इधर प्लेस। सो ये हो गया थीटा माइनस 0 इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी डी टी, इंटीग्रेशन 0 to t। सो ओमेगा नॉट डी टी इंटीग्रेशन प्लस एल्फा टी डी टी इंटीग्रेशन 0 to t। सिमिलरली इसे पूरा सॉल्व करेंगे, हमारे पास फिर से आंसर आ जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 एल्फा टी स्क्वायर। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन। नाउ थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी डी वी इक्वल्स टू ए डी एस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वेलोसिटी की लिमिट इनिशियल टू फाइनल, एस डिस्प्लेसमेंट की लिमिट 0 to s। सो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट u टू v, एंड दिस इज s माइनस 0। सो यहाँ से ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, और ये ए एस, हैंस वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, एंड फॉर दिस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू एल्फा डी थीटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ओमेगा नॉट से ओमेगा लिमिट, और यहाँ पे 0 से थीटा। सो ये ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 थीटा माइनस 0, और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एल्फा थीटा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। ये हमारे पास तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड का फॉर्मूला भी ड्राइव करने को आ सकता है, तो वो अलग से यहाँ पे कर लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड
ओके, तो मैं इसे रोटेशनल के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, हमने लीनियर के लिए ऑलरेडी किया हुआ है। सो एन सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हमें निकालना है, तो वो सपोज है थीटा एन। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल एंगल कवर्ड इन एन सेकेंड्स and minus total angle covered in n minus 1 second. Now since theta equals to omega naught t plus half alpha t square, so theta in n second हो जाएगा omega naught n plus 1 upon 2 alpha n square, and theta in n minus 1 second होगा omega naught n minus 1 plus 1 upon 2 alpha n minus 1 whole squared. दोनों को प्लेस कर देंगे। थीटा एन इक्वल्स टू आएगा ओमेगा नॉट एन प्लस 1 अपॉन 2 एल्फा एन स्क्वायर माइनस ये ओमेगा नॉट एन माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 एल्फा एन माइनस होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है खुद, कंप्लीट इसे करना है यहाँ से सॉल्व करके, और आंसर हमारा फाइनल आना चाहिए ओमेगा नॉट प्लस 1 अपॉन 2, सॉरी आंसर आएगा थीटा एन इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा एन माइनस हाफ। ओके, इसके साथ ये डेरिवेशन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा।